ये हम जो है आज में मत करो। ये दूसरी बार इसी विषय पर आप लोगों के साथ सामने मुखातिब हुए हैं। ये उत्तराखंड सरकार में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि सूचना आयोग, जो राज्य सूचना आयोग है, जो सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए जिसकी स्थापना की गई है, उसके बारे में थोड़ा हमको लगता है कि उदासीनता है। वहाँ पर आपको मालूम होगा कि पिछले 2-3 महीनों से, इसी महीने से सूचना आयोग अब निष्क्रिय हो चुका है। वहाँ पर सिर्फ एक सूचना आयुक्त है। 1 मार्च 2025 से सूचना आयोग में अब कोई काम नहीं हो रहा है, यानी सुनवाई का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक सूचना आयुक्त है और एक सूचना आयुक्त सूचना आयोग नहीं बनाता है। उसकी जो परिभाषा है वो ये है कि सूचना आयोग में कम से कम एक सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त और एक आयुक्त होना चाहिए, तब जाके वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मार्च से जब से अंतिम जो हमारे सूचना आयुक्त थे वो रिटायर हुए हैं, अब एक ही बचे हुए हैं वहाँ पर, इसलिए वो अब काम नहीं कर रहा है। ये स्थिति दूसरी बार आई है। 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। 2021 में भी कई महीनों तक सूचना आयोग निष्क्रिय रहा, क्योंकि वहाँ पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई थी। और उस वक्त भी हमने सरकार को, मुख्यमंत्री को 2-3 बार पत्र लिखे थे और अंततः हमको फिर प्रेस वार्ता करनी पड़ी और उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों की नियुक्ति हो गई थी। इस बार भी हमने 31 जनवरी को हमने एक पत्र लिख दिया था मुख्यमंत्री जी को कि ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, और हमने कहा है कि पहले जो सूचना आयुक्त हैं श्री अर्जुन सिंह, वो 18 मार्च 1924 को वो सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद जो मुख्य सूचना आयुक्त थे अनिल चंद्र पुनेठा, वो 12 मई 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और फिर विवेक शर्मा जो 6 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और हमने कहा है कि मार्च में जो हमारे राज्य सूचना आयुक्त हैं दूसरे जो वहाँ पर अभी हैं, वो भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वो हो गए हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य सूचना आयोग में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संकट की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई कि वहाँ पर उन लोगों की अपनी अपीलें जा रही हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, और लगभग 1500 अपीलें वहाँ पर लंबित पड़ी हुई हैं। अपील जो है उस आम नागरिकों द्वारा की जाती है। वो लोग दूर दूर से आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, यहाँ अपना खर्चा वहन करते हैं, फिर जा अपील में शामिल होते हैं। और वहाँ पर ऐसा है कि साहब आयोग में चूँकि पूर्ण आयोग उसकी कोरम नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बगैर किसी उसके इस तरह से काम कर रहे हैं, और ये स्थिति दूसरी बार पैदा हुई है। ये हमारी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की उदासीनता सूचना आयोग के प्रति सरकार की क्यों है, जबकि ये मालूम हुआ है कि इसके 2 बार इसका प्रेस विज्ञप्ति हो गई है, 2 बार उनकी नियुक्ति के बारे में, और दोनों बार अभी प्रेस विज्ञप्ति होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। तो किस चीज़ की इंतज़ार हो रही है, क्या वजह है जिसकी वजह से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो रही है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है? तो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, और इससे जनता की जो भावनाएँ हैं, जनता की जो भाई सूचना जो का अधिकार जो है वो जनता का अधिकार है। इस सरकार से सूचना प्राप्त करने का जनता का एक पहला अधिकार है। इसमें अगर इससे भी उनको वंचित रखा जाता है तो इसका मतलब आप जो आप ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए जो कानून बना है, अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कानून बना है, उसको आप चाहते हैं कि वो ढीला चले, वो काम न करे, इस तरह की आपकी व्यवस्था है। तो ये सही नहीं है। और हमने ये भी कहा है कि ये जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, उन्होंने भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने 7 जनवरी 25 के आदेश में खेद व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की प्रगति के संबंध में एफिडेविट देकर जानकारी चाहिए। यानी ये स्थिति जो है ये नहीं है, शायद और राज्यों में भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से एफिडेविट पे ये सूचना मांगी है कि क्या वजह है कि आप लोग सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समय पर नहीं कर रहे हैं।
सूचना सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि सूचना आयोग में एक ही वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त करने के बजाय सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(5) में वर्णित मूर्धन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हमेशा जो हैं यहाँ पर एक किस्म से वो चीफ सेक्रेटरी के लिए रिजर्व कर दिया गया, जबकि ऐसी स्थिति, ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है उसमें एक श्रेणी है, कई जैसे पत्रकारों में से भी, अधिवक्ताओं में से भी, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनमें से भी जो मूर्धन्य लोग हैं उनको भी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इन चीज़ों को भी ख्याल रखिए कि आप सिर्फ जो है एक ही वर्ग के लोगों को, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लोगों को ही वहाँ पर अपॉइंट मत कीजिए, बल्कि और जो अधिनियम में बताए गए हैं और जो वर्ग हैं उनको भी आप उनके लोगों को भी वहाँ पर रखिए, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच वहाँ पर हो सके। तो वो चीज़ भी हमने उनको कहा हुआ है कि इस तरह से हो सकता है कि इसकी वजह से विलम्ब हो रहा होगा, लेकिन जब सरकार ने 2 बार इसको वो किया है, प्रकाशित किया है विज्ञप्ति को, तो हर वर्ग के व्यक्तियों ने उसके लिए अप्लाई किया होगा। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, नॉन ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, तो उनके पास अब एप्लीकेशन आई हुई हैं, तो उसको फिर से लंबित रखना, समय पर उन लोगों की नियुक्ति न करना एक विचारणीय विषय है, और मैं सोचता हूँ कि ये उचित नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि अनुरोध है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की शीघ्र नियुक्ति कर जनसाधारण की कठिनाइयों को दूर करने की कृपा करें। तो ये है, सिर्फ यही विषय है। और चीज़ हम बाद में, जो आयोग के बारे में हमारे कुछ इश्यूज़ हैं वो हम बाद में तब बताएंगे जब पहले आयोग तो उसमें आ जाए। अभी तो आयोग ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आयोग उसमें फॉर्म में आ जाएगा तब फिर आयोग किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम करना चाहिए, हमारे पास उसके भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसके हम बाद में बात करेंगे। आज हम सोच रहे थे, लेकिन चूँकि आयोग ही नहीं, इसलिए हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। तो ये है कि पहले आयोग की तो नियुक्ति होगा, आयोग ही नहीं होगा तो फिर लोग सूचना मांग रहे हैं, तो अगर कोई अपील करना चाहे, उनको सूचना नहीं मिल रही है, अपील करना चाहे तो कहाँ जाएगा? इसका मतलब हम बाधा उत्पन्न भी कर रहे हैं जनता के सूचना के अधिकार के। सर मैडारी जी, सूचना आयोग की नियुक्ति ना होना, इसके पीछे बड़ा कारण क्या मान रहे हैं? क्योंकि अभी तो एक तरह से देखा जाए तो सूचना आयोग काम ही क्या कर पाएगा जब वहाँ पर कॉलम ही पूरा नहीं। वही तो हम कह रहे हैं। अब इसका कारण तो अब हम कैसे कह सकते हैं इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि भाई जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया होगा शायद वो वांछित न हो। नहीं, वांछित ना हो सकता, सरकार का अपने मतलब का व्यक्ति ना मिल रहा हो जिसकी नियुक्ति करना। वांछित न हो का मतलब वही है कि वो वांछित न हो। अभी कितने दिन का समय दिया है सरकार को आपकी तरफ से, जो ज्ञापन दिया है कितने दिनों में आप? भाई हमने ये 31 जनवरी को हमने चिट्ठी लिखी थी, तो हमने कहा था कि 1 मार्च से ये निष्क्रिय होने वाला है। जब दूसरे जो लोग सूचना आयुक्त जो है वो भी जब रिटायर हो जाएंगे तब ये निष्क्रिय हो जाएगा, लोग आएंगे, उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। आपने मैडम जी है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी को ही ना शामिल करके पत्रकार या सामाजिक संगठन से भी ले सकते हैं। तो पिछली बार योगेश भट्ट जो गए थे वो पत्रकार, हाँ, पिछली बार हमने यही कहा था और उसका असर हुआ है। एक वहाँ पर एडवोकेट गए थे, एक पत्रकार योगेश भट्ट गए हैं, और बाकी तो एक पत्रकार होते थे प्रभात बराल, वो तो पहले थे। इस बार तो सब वो मतलब IAS थे या रेवेन्यू सर्विसेज के थे या दूसरे थे। धूप में मत खड़ा हो। 3 जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ही थे, 2 जो है एक पत्रकार और एक एडवोकेट थे। मैडम जी मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने जितने भी आयोगों का गठन हुआ है वहाँ पर अपने चहेतों को पहुँचाने की रास्ते भी खोले हुए हैं। वो सूचना आयोग हो, बाल संरक्षण आयोग हो, आपका महिला आयोग हो, या जितने भी इस तरह के आयोग हैं उसमें अपने लोगों को पहुँचा रहे हैं। क्या जब तक ये कैटेगरी रखी जाएगी कि मेरा अपना एक राय है, तो क्या न्याय कर पाएगा? नहीं, ये आपका बहुत सही प्रश्न है और दुर्भाग्यवश ऐसा ही हो रहा है। आपने कहा इसको, एक सरकार ने दूसरा एक रास्ता बना दिया अपने लोगों को,
जो रिटायर हो रहे हैं उनको फिर से नौकरी पे लगाने का, उनको लाभ पहुंचाने का। तो और ये ऐसा हो रहा है, दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है शुरू से ही, मतलब शुरू से ही हम इसको देख रहे हैं। और शायद इसके लिए अब आप किसको दोषी, ये ऐसा है कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है किसी भी सरकार की, वो अपने को बचाना चाहती है। सरकार हमेशा अपने को बचाना चाहती है। वैसे तो ये इसको तो स्वतंत्र आयोग होना चाहिए। ये सरकार के खिलाफ जो सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, उसकी जांच करना, उसकी सूचना मांगना, लोगों को देना, उसको प्रकट करना, इसके लिए बनाया गया है। इसलिए वैसे आयोग इसमें जो हमारा एक्ट है, एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इसमें स्वतंत्र लोग जो हैं, जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं है, उन लोगों को वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और सरकार ने शुरू से ही जिन लोगों को रखा है, हो सकता है वो उसमें मतलब कुछ उन लोगों की जो सरकार चलाते हैं उनके पसंद के लोग होंगे, बल्कि उन्हें बंटवारा भी हो जाता है। क्योंकि इसमें जो नियुक्ति, जो इसका जो चयन आयोग है, इसके लिए जो समिति है, उसमें एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। 3 हैं इनका जो इनको नियुक्त करते हैं। तो होता ये है कि उन्हें बंटवारा हो सकता है, ये हो जाता होगा। तो ये ऐसा हो जाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसको हम प्रूव तो नहीं कर सकते, इसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक भी है। सवाल ये है सर कि लगातार आपने ज्ञापन सरकार को दिया है, अब क्या जब सरकार नियुक्त नहीं कर रही है तो क्या मामला कोर्ट वगैरह में जाएगा? हाँ, ये आपने सही बात कहा है कि हम आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमने सरकार से कल तक हमने पूछ रहे थे, टेलीफोन से हमने पता किया है कि भाई क्या स्थिति है, क्यों नहीं, मतलब सचिव जो हैं जो इस काम को देखते हैं, उनसे मेरी लगातार बात हो रही। उन्होंने कहा कि नहीं वो होने वाला। मैंने कहा कब तक आप मतलब हमने 31 जनवरी को आपको लेटर दे दिया है और आप कह रहे हैं अभी होने वाला है। तो हम अब जो है हम इसको पत्र में, उस पत्रकार वार्ता में लाने वाले हैं, पब्लिक उसमें डोमेन में लाने वाले हैं। तो चाह रहे थे कि ना हो, तो हमने कहा भाई अब आप कह रहे हैं, कल तो मुख्य सचिव का भी अपॉइंटमेंट हो गया है। अब जब मुख्य सचिव का अपॉइंटमेंट हो सकता है तो मुख्य सूचना आयुक्त का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो सकता? जब आपने एडवर्टाइज किया हुआ है, आपके पास लिस्ट आई हुई है, जो आपके पास कैंडिडेट हैं, हो सकता है उनका आपने चयन भी किया होगा या कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या 2 घंटे की ज़रूरत है? तो अगर मुख्य सचिव का अपॉइंटमेंट जब हो सकता है तो मुख्य सूचना आयुक्त का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए था साथ ही साथ। और दूसरे आयुक्तों का भी 4 और आयुक्त होने चाहिए, उनका भी अपॉइंटमेंट, ताकि फुल जो कोरम हो आयोग का वो काम कर सके। और हम तो ये चाहते हैं बल्कि कोरम में एक ब्रांच जो है हल्द्वानी में खुले, ताकि वहाँ के लोगों को कितना दूर ना आना पड़े, इस तरह के इनके जो वो हों। लेकिन अब ऐसा ना हो करके यहाँ पर आयोग ही काम नहीं कर रहा है, आयोग में ही जो पूरी कोरम नहीं है। आयोग में ये देखा गया है पेंडेंसी बहुत रहती है, 1 साल में भी नंबर नहीं आ पाता है वहाँ पे। हाँ, इस प्रकार से टाइम नहीं है कि जो फर्स्ट हम RTI लगाते हैं 30 दिन का समय मिलता है, अपील में भी तकरीबन 30 दिन का समय मिलता है, लेकिन जब हम आयोग जाते हैं तो वहाँ पर कोई इसका टाइम आउट नहीं है। एक्ट में ये इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है, आपने सही कहा है। एक्ट में आयोग को कोई समय नहीं दिया गया है अपने उसको निर्धारण करने के लिए, अपनी सुनवाई पूरी करने के लिए। जैसे आपको मालूम है कि जो लोक सूचना अधिकारी हैं उसको 30 दिन का समय दिया गया है, ये ज़्यादा 45 दिन का समय अलग अलग परिस्थिति में उनके पास है। ऐसे ही 45 दिन का समय जो है प्रथम अपील अधिकारी के पास भी है कि वो उसके अंदर उसको अपना निर्णय दे। लेकिन जब सेकंड अपील होती है आयोग में, वहाँ के लिए कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के ही जो ये सरकार है उसने जो नियमावली बनाई है उसमें उन्होंने समय दिया, उन्होंने कहा 120 दिन के अंतर्गत आपको अपना निर्णय देना होगा। 120 दिन का मतलब 4 महीने। लेकिन यहाँ पर जो है 2 साल, 1 साल, 2 साल तक जो सुनवाई चलती रहती है, वो गलत चीज़ है। हमने आयोग को चिट्ठियाँ लिख करके कई बार ये कहा है कि भाई इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि किसी का खून हुआ हो या कोई दीवानी का मामला हो जिसमें आप देख रहे हैं कि भाई प्रमाण नहीं आए हैं, इसलिए इसमें लंबाई। इसमें तो सिर्फ ये है कि भाई सूचना मांगी गई है, वो आपको बताया जा रहा है। सूचना जो दी है
वो आपके सामने है, और जो नहीं दी है उसकी अपील की गई है देनी है। आपको ये तय करना है कि देने लायक है या नहीं देने लायक है, और तुरंत इसका निर्णय आपको करना है। तो इसमें साल 2-2 साल कई एक के बाद दूसरी बात तीसरी इस तरह की सुनवाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दूसरा नुकसान ये भी है कि जो अपील करता है उसको बार बार आना पड़ता है, उसको इंतज़ार करना पड़ता है। हो सकता है उसका जो जिस पर्पज़ से वो सूचना मांग रहा हो पर्पज़ ही समाप्त हो जाता है तब तक सूचना अगर समय पे नहीं मिली। और जो सूचना देने वाले हैं वो अगर वहाँ जाते हैं तो उनको TDA मिलता है, वो अपने सरकारी खर्चे पे जाते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये एक तरफा हो गया है। जो जिस पर्पज़ के लिए आयोग बना है, जिस पर्पज़ के लिए कानून बना है, वो पर्पज़ तो सर्व नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ का ही काम कर रहा है। तो इसलिए हमने उनको भी कहा है, उसके बारे में हम बाद में मैंने कहा था कि ये आयोग के बारे में हम बाद में दूसरी वो करेंगे, अभी हम आयोग के बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन उस पर भी हम उन पर दबाव डालने वाले हैं कि जो सुनवाई है वो 120 दिन मैक्सिमम 120 दिन के अंतर्गत पूरी हो जानी चाहिए। चलिए, एक सवाल ये है कि इस वक्त आज की तिथि तक वहाँ पर कितने सूचना आयुक्त है? आज वहाँ पर आज वहाँ पर एक ही सूचना आयुक्त है। मैंने जैसे कहा है वहाँ पर भट्ट जी हैं, वो सूचना आयुक्त हैं, और जैसे मैंने कहा है कि एक सूचना आयुक्त आयोग नहीं बनाता है, ये स्पष्ट है। कम से कम 2 आदमी वहाँ पर होने चाहिए, 2 आयुक्त होने चाहिए, एक मुख्य सूचना आयुक्त होना चाहिए और एक आयुक्त होना चाहिए। अगर मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है तो 2 में से किसी एक को उसका चार्ज दिया जा सकता है, जैसे अभी तक हो रहा है। तो वहाँ पर आज को एक ही है, और एक जो है आयोग का गठन नहीं करता है, इसलिए वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं। वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं, वो निष्क्रिय है, और वो निष्क्रिय होने का मतलब सारा ऑफिस जो है खाली बैठा हुआ है। तो ये स्थिति सही नहीं है, और ये जनता से जुड़ा हुआ है, नागरिकों से जुड़ा हुआ इश्यू है, इसलिए इस पर जो उदासीनता है उसका जो है जनता पर सही असर नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट इसमें कि जितने भी RTA एक्टिविस्ट हैं, अब श्रीमान लोक सूचना अधिकारी है, चाहे वो अपीलीय अधिकारी है, उनसे वो मांग रहे हैं जो ऊपर के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो ही डंब हो गया, तो वो हमें कहाँ देंगे, वो लापरवाह हो गए हैं सर। तो इसमें सफ़र कौन कर रहे हैं? जितने भी RTA एक्टिविस्ट हैं वो सफ़र कर रहे हैं बुरी तरह से। इस करके हमारा पहले सरकार से यही निवेदन है, पहले इनको नियुक्त किया जाए और सुचारू रूप से इसका संचालन होना चाहिए, ताकि हम अपनी जितनी भी अपीलें हैं उसका निस्तारण भी हो। और भी जो हम लोक सूचना अधिकारी से मांगते हैं या अपीलीय अधिकारी से मांगते हैं, वो भी इस पर सुनवाई ज़रा ध्यान से करें। वो लोग भी सब लापरवाह हो चुके हैं। धन्यवाद।